नमस्कार दोस्तों हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कल से कुछ ऐसे बयान दिए हैं, काफ़ी चौंकाने वाले हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है उसको लेकर। जैसे उनका कहना है कि भारत में मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। उन्होंने ये तक कह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरह की हेडलाइंस आपको देखने को मिलेगी। मोदी में इम्पोज समथिंग लाइक इमरजेंसी, ही वोंट बी पीएम इन अ ईयर। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी वॉन्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट इन मोदी गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये जो सारे स्टेटमेंट है वो किसके सामने दिया, क्यों दिया और उनके कहने का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्या एक्चुअल में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है। वो सारे जो सिनेरियोज वगैरह हैं वो मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। और कल से हमारा जो नया बैच है ये स्टार्ट हो रहा है। ये इवनिंग बैच है, इसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड है, वहां से आप अपनी पूरी जो तैयारी का प्रोग्रेस है वो देख पाओगे। और यहाँ पर अलग अलग पैकेजेस हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से अपने पैकेज को सेलेक्ट करिए। एंड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए राहुल गांधी जी ने ये सारी चीज़ें किसके सामने कही हैं। क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही यहाँ पर एक ट्राइबल लोगों का विंग है, ट्राइबल लीडर्स का, और ट्राइबल लीडर्स इकट्ठा हुए थे। वो जो गैदरिंग थी उन्हीं को संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे राहुल गांधी जी। और उसी के दौरान देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहला उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी वुड नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर फॉर अनदर ईयर। 1 साल से ज़्यादा वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएंगे। दूसरा इनका ये कहना है कि बीजेपी जो लेड सिस्टम है वो इंटरनली काफ़ी कमज़ोर हो रही है। जो पूरा पार्टी सिस्टम चल रहा है बीजेपी का, वो इंटरनली काफ़ी खोखली हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। और तीसरा उनका कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है, मतलब वो डायरेक्टली कांग्रेस तक पहुँच रहा है। जो भी कुछ चल रहा है यहाँ पर सरकार में, बीजेपी के अंदर जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, वो सारी खबरें कांग्रेस को आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत को लेकर कहा दैट इंडिया वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। उन्होंने इकोनॉमिक सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया और ये भी काफ़ी मायने रखता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया दैट इन सारे केसेस में गवर्नमेंट जो आखिरी रास्ता चुन सकती है वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल मेजर। मतलब कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहे थे। खैर ये जो स्टेटमेंट है ना वो काफ़ी ड्रामेटिक आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कोई एक स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दिया कि जैसे एनडीए के जो अलाइज हैं क्या वो बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, बीजेपी जो एमपीज़ हैं वो रिवोल्ट करने वाले हैं मोदी के खिलाफ, यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंस मोशन का जो वोटिंग वगैरह है क्या वो कुछ होने वाला है। मतलब उन्होंने बस एक पॉलिटिकल फोरकास्ट यहां पर देने की कोशिश की है। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो स्टेटमेंट है वो इतना मायने क्यों रखता है। देखो क्या है ना कि उनका स्टेटमेंट तब आया है जब नरेंद्र मोदी आज के डेट में, नो डाउट आप कह सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया। और अभी आप देखो ना, आंकड़े देख सकते हैं, अभी 10 जून को वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी पीछे छोड़ देंगे। कैसे? इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अनडिस्टर्ब्ड। क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी का ध्यान रखिएगा, जब वो पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे तब इलेक्शन नहीं हुआ था। वो 1947 में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद, तो इलेक्शन थोड़ी हुआ था। इलेक्शन का जो रिजल्ट है और जब एक्चुअल में वो प्रधानमंत्री बने, चुनी हुई जो सरकार कहते हैं, वो आपका 1952 में जाके हुआ था। तो उससे अगर आप कंपेयर करो एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग बनने वाले हैं 10 जून को। तो यहाँ पर देखो यही है कि अभी आज के डेट में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर, लेकिन करंट पोजीशन थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिल सकता है अगर आप 2024 के पहले से कंपेयर करेंगे। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का नतीजा आया था उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुई नहीं थी। बीजेपी 240 सीट जीती थी, एनडीए मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर गई थी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ करता था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता था। एंड ऑल्दो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। और कहीं ना कहीं इसी से आपको समझ में आएगा कि 2019 और 24 के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये आप क्लियरली देख सकते हो। बीजेपी को पहले मेजॉरिटी मिली थी 2014 और 19 के इलेक्शन में, इस बार नहीं मिली। डिपेंडेंट हैं वो अलाइज पर, पहले अलाइज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं जाता था, लेकिन इस बार आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
फिर इसके अलावा कोलेशन मैनेजमेंट, पहले जो है बहुत आसान था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, अब काफ़ी क्रिटिकल हो गया है। ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ पहले कमज़ोर थी, अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर राहुल गांधी जी का जो प्रोडिक्शन है ना, उसके पीछे का कोर लॉजिक क्या है। सबसे पहला अजम्पशन हो सकता है कोलेशन पॉलिटिक्स क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। मतलब आज के डेट में बीजेपी सरकार किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने अलाइज के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली दो पार्टीज, दैट इज टीडीपी और जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी। और हिस्टोरिकली यहाँ पर आप देखोगे भारत के अंदर जब भी कोलेशन गवर्नमेंट बनी है और वहाँ पर अक्सर इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। चाहे 1979 में मोरारजी देसाई जी की बात करें, 1997 में आई के गुजराल, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट से यहाँ पर उनकी सरकार चली गई थी, वापस इलेक्शन हुआ, वापस से वो प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का हो सकता है जो कोर लॉजिक ये होगा कि भारत के अंदर जब भी कोलेशन गवर्नमेंट आती है इंस्टेबिलिटी रहता है और उसी हिसाब से जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो बहुत जल्द टूट जाएगी। दूसरा जो अजम्पशन यहाँ पर राहुल गांधी जी लगा रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। मतलब देखिए यहाँ पर उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक सुनामी आ सकती है। मतलब अब देखो ये क्यों, इकोनॉमी से अगर आप देखोगे तो कई इश्यूज इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। पहला है इकोनॉमिक कंसर्न, मतलब भारत ऑल्दो आप कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी कंसर्न है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंट्रोवर्सीज और जो एकेडमिक एग्जाम्स, कई चीज़ें आप देखो ना यहाँ पर नीट को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, स्पेशली स्टूडेंट्स में, यूथ में। अभी आप देखो किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी, क्या क्या चीज़ें ये जो हो रही हैं, तो उसी को लेकर सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो राहुल गांधी जी ये अज्यूम कर रहे होंगे कि एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा कंजम्पशन स्लो डाउन। कई इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इनकम ग्रोथ काफ़ी अनइवन है भारत के अंदर, रूरल डिमांड का काफ़ी प्रेशर है, इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो यहाँ पर कंजम्पशन स्लो डाउन आया गया है। फिर तीसरा यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क। अभी दुनिया भर में आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हुआ नहीं, उल्टा ये जो यूएस और ईरान का युद्ध स्टार्ट हुआ है और ये कब खत्म होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शन, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब भी वेस्ट एशिया वगैरह में इंस्टेबिलिटी आती है, प्रॉब्लम, इसका डायरेक्ट असर भारत पर होगा। और असर क्या होगा, फिजिकल प्रेशर का। गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी वेलफेयर प्रोग्राम्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर सरकार को और बोरो करना पड़ सकता है, फिजिकल प्रेशर, फिजिकल डेफिसिट वगैरह बढ़ सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकती है भारत के अंदर। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सुनामी की बात की। अब देखो सुनामी क्या होता है नॉर्मली, सुनामी कोई मतलब देखो स्टार्टिंग कैसे होती है, अर्थक्वेक आया समुद्र में, और समुद्र में अर्थक्वेक आने से इंटरनली जो वाटर बॉडी पूरी हिलती है, एक पैच पूरा हिलता है, इसकी वजह से मतलब जो सुनामी है वो स्टार्ट तो बहुत दूर से होता है और वो हमें दिख नहीं रहा होता है, वो तो अचानक से जब वेव आता है और जो तबाही मचाता है वो होता है सुनामी। तो राहुल गांधी जी बेसिकली यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर और वो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन डेफिनेटली भारत सरकार भले ही जीडीपी के नंबर्स कुछ दिखा दे। अब आज शाम को देखिएगा जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा अलग से। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि भले ही सरकार कुछ भी जीडीपी के नंबर्स दिखाए, लेकिन यहाँ पर देश भर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आएंगे। फिर दूसरा एक और चीज़, यहाँ पर इंटरनल बीजेपी डायनामिक्स भी समझिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का ये क्लेम है कि मुझे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बीजेपी के अंदर से आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी बढ़ गया है बीजेपी में, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस वो अलाइन नहीं है सरकार के साथ, जो फैक्शनल प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऑल्दो आप कह सकते हैं भले ही राहुल गांधी जी ये सारी चीज़ें कह रहे हों, लेकिन पब्लिकली अभी तक कोई ऐसा एविडेंस दिखा नहीं है। बीजेपी अभी भी वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड एंड डिसिप्लिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं भारत के अंदर। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या एक्चुअल में प्रधानमंत्री मोदी एक साल में इस्तीफा दे देंगे, हट जाएंगे? देखो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखोगे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये पहला सिनेरियो हो सकता है कि एनडीए अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए और वो तभी होगा जब उनके जो अलाइज हैं वो अपना सपोर्ट वापस ले लें। तो एक तो ये
सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी शायद लग नहीं रहा। फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बीजेपी खुद मोदी जी को रिप्लेस कर दे इंटरनली। बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो किसी दूसरे लीडर को अपना नेता चुन ले, तो उस केस में मोदी जी को हटना पड़ सकता है और यहाँ पर नए पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तीसरा सिनेरियो नेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब मेजर क्राइसिस की वजह से जो पूरा पॉलिटिक्स है वो रिशेप हो सकता है। इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, मैसिव करप्शन स्कैंडल हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। अगर वैसा कुछ हुआ मे बी, तो शायद एक चांस हो सकता है। और सिनेरियो 4 है वो है आपका अर्ली इलेक्शन, मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेजॉरिटी अगर लूज़ करती है, वापस से अगर चुनाव होता है, तो उस केस में बीजेपी पावर में नहीं आती है, तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी सभी के मन में आएगा कि कांग्रेस को क्या हो गया, अचानक से वो इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई है। देखो 2024 के पहले वो काफ़ी डिफेंसिव हुआ करती थी क्योंकि सीट नहीं था ना, लेकिन अब 2024 के बाद कांग्रेस को ऑलमोस्ट 100 के आसपास सीट्स मिल गए हैं। इंडिया अलायंस और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है पहले के मुकाबले। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, तो कांग्रेस अब एक वायबल नेशनल चैलेंजर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर लैंग्वेज काफ़ी असर्टिव होता जा रहा है, गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं। तो वो इसीलिए होता है जब आपके पास नंबर्स होते हैं। पहले वो नंबर था नहीं कि कुछ भी बोल देते कर देते, फिर यही लोग कहते कि भाई नंबर है नहीं, चुनाव जीत नहीं पाते हो। लेकिन अब थोड़ा बहुत सिनेरियोज आपको बदलता हुआ, अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ बदल गया है, वैसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत सिनेरियो बदला है। खैर यहाँ पर हिस्टोरिकल पैरेलल भी समझिए, इंदिरा गांधी और इमरजेंसी, मतलब क्या है ना कि इमरजेंसी लगा था 1955 से 77 के बीच में, और सिविल लिबर्टीज छीन जाती है, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कांग्रेस के ऊपर अक्सर बीजेपी और बाकी के कई पार्टी जो आरोप लगाते हैं इमरजेंसी को लेकर, तो राहुल गांधी जी का में भी शायद अटेम्प्ट हो सकता है कि जो क्रिटिसिज्म है उसको रिवर्स किया जाए और बोला जाए कि कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद बीजेपी इमरजेंसी लगाने वाली है। लेकिन अगर आप देखोगे बीजेपी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ही इज सेलिंग पैनिक, ऐसा बीजेपी का कहना। और बीजेपी इसलिए कह रही है, देखो क्या होता है ना, जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं वो एक्सपेक्टेशन पर काफ़ी डिपेंडेंट होती हैं। अगर इन्वेस्टर्स को लगेगा कोई क्राइसिस आने वाला है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो उस केस में मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्लो हो सकता है। तो बीजेपी एक प्रकार से कह रही है कि राहुल गांधी जी देश के खिलाफ, देश विरोधी काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। खैर जो भी है, यहाँ पर दोनों जो साइड था, जो भी कुछ बोला गया, क्या मतलब है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका क्या सोचना है वो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है एंड काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चा भी होती है कि राइट आंसर क्या होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हु अमंग द फॉलोइंग, ये आपको बताना है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट। इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जीएस फाउंडेशन बैच लीजिए, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई करिए, 1-to-1 मेंटरशिप, आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।